हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे अतीत भाग दो मतलब क्लास 7 के इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसी क्रम में मैं तीसरे वीडियो के बारे में बात जो अपलोड करने जा रहा हूँ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। वो कहते हैं कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी की राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और इस शहर में बहुत समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वॉल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। अब यहाँ पर ये भी बताएंगे कि देखिए चंद्रबरदाई जिन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना किया है उनके हिसाब से तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने जो है दिल्ली राज की स्थापना की थी। पहले वो इसको दिल्लिकापुरी कहा जाता था जिसको दिल्लिका कहते थे और बाद में ही वो दिल्ली के नाम से अस्तित्व में आ गई और इनके अंतिम शासक को अजमेर के शासक पृथ्वीराज थर्ड ने पराजित किया और इसके बाद यहाँ पे चाहमान या चौहानों का राजवंश आ गया और इसके बाद ही जो है पूरे हिंदुस्तान की सत्ता का केंद्र जो है दिल्ली बन गया। इसीलिए कहते हैं कि 12वीं शताब्दी के पहले दिल्ली की चर्चा हम क्यों नहीं कर रहे थे। और अब देखिए ये चीज तो मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ देहली वॉल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। यहाँ पे अब कहते हैं कि यहाँ पे जो सिक्के ढाले जाते थे वो कौन थे? देहली वॉल। और यहाँ पे जैन व्यापारी काफी संपन्न हुआ करते थे। तेरहवीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर के दिल्ली सल्तनत बना। अब कहता क्या, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 5 वंशों ने शासन किया है और उसी को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ये एक प्रश्न फिर से बन जाता है। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर देहली एक कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे है सीरी, यहाँ पे जहांपनाह और तीसरा क्या है? देहली एक कोहना, ये यहाँ पर है। अब इनके स्थानों की जानकारी आपको हो गई कि ये कहाँ पर है, जिसके बारे में मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मानचित्र सदैव अपने पास रखिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्थापत्य के 3 नमूने दिए हुए हैं, है ना। और ये जो चीजें अलग अलग राजवंशों का उन्होंने इतिहास दिया, किससे कब कब रहा है, कौन रहा है, कैसे रहा है, तो ये चीज वास्तव में याद करने वाली चीज की क्रोनोलॉजी को आप अपने से भी याद कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मध्यकाल का जो स्थापत्य है इससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आइए हम इनकी चर्चा विशेष रूप से करते हैं कि आखिर यह है क्या। देखिए सबसे पहले आता है इल्तुतमिश का मकबरा। अब ये देखिए कि इस मकबरा के ऊपर छत नहीं है,
दूसरी बात यह है कि इसको स्वयं इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इनका जो है दामाद था। ठीक है ना। दामाद कैसे था वो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी बीवी जो है तुर्कन खातून थी, तुर्क कुतुबुद्दीन की। माना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कई पत्नियां थी और उनके कई बच्चे थे, लेकिन तुर्कन खातून से जो थे इसकी शादी जो इल्तुतमिश से हुई थी, और इसलिए इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दूसरी बात क्या है कि यह जो है कुतुबुद्दीन, जो कुतुब मीनार बना हुआ है जो कि दिल्ली के मेहरौली में है, इसके कुतुब मीनार के ये उत्तरी पश्चिमी हिस्से में ये है। ये प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि कुतुब मीनार के किस तरफ, किस हिस्से में इल्तुतमिश का मकबरा है, तो वह है उत्तरी पश्चिम। अब आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है अलाई अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को बहुत ध्यान से देखिए। अलाई दरवाजा क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और विशेषता क्या है? विशेषता इसकी यह है कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो बनी हुई है, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसका जो है यह प्रवेश द्वार था। और ये प्रवेश द्वार किधर का है? दक्षिण की तरफ से है। उसने सोचा था कि 4 द्वार बनवाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन ये दक्षिण में ही बनवा पाया अलाउद्दीन खिलजी। और एक कुव्वत इस्लाम जो मस्जिद है, यह क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भारत, हिंदुस्तान, हिंदू और इस्लामी कला दोनों का मिश्रण है। क्योंकि कुतुबुद्दीन जब ऐबक आया था तो दिल्ली में उसने क्या किया? स्थापत्य के नाम पे सबसे पहले इसने इसी मस्जिद की स्थापना की, इसी को बनवाया। तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से इसमें इस्लामी स्थापत्य नहीं आ पाया। तो ये भारत में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक ऐसा है जहां पर कि हिंदू कला और इस्लामी कला दोनों का एक मिश्रण हमको देखने को मिलता है। और क्या है? और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको आप देखिए ध्यान से कि इसका जो मेहराब है, घोड़े का नाल तो आपने देखा ही होगा, जो घोड़े के खुर में लगाया जाता है, बिल्कुल घोड़े के नार के तरह से बना हुआ है। अब आइए, तीसरा आता है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा क्यों प्रसिद्ध है मकबरा? क्योंकि पहली चीज यह है कि बना कहां पर है। अलाउद्दीन ने बनाया था हौज ए खास। हौज ए खास क्या है? हौज मतलब क्या? तो टंकी होती है, खास मतलब विशेष। इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में जो है एक बहुत बड़ा टैंक बनाया था पानी के लिए, जिससे कि दिल्ली के आसपास लोगों को पानी की सप्लाई की जाती थी। और इसी के पास में जो है यह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा बना हुआ है। ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब एक चीज वो कह रहे हैं कि ये इनकी जानकारी हमें कहां से मिल रही, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली? कहते हैं कि हालांकि, मतलब यद्यपि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला जिसको कहते हैं, के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, अब देखिए तारीख का दूसरा क्या है? बहुवचन तवारीख है, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। अब यहाँ पे कई पॉइंट आ गए। पहली चीज क्या है कि तारीख का एक वचन है, इसका बहुवचन क्या है? तवारीख है। और सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की क्या भाषा थी? फारसी। जिन पॉइंट को मैं बार बार ऐसे बताता हूं, समझिए ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड every time. Okay.
अब देखिए कहते हैं कि पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। पांडुलिपि के बारे में तो हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं। अब वो कह रहा है कि पहले तो हम लोग ताड़ पत्र पे और छाल पे तमाम चीजों पर लिखा करते थे, लेकिन अब वो कागज के आविष्कार की बात करता है कि कागज पे कैसे होता है। अब देखिए कैसे कहते हैं कि पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण। पहला क्या है, कागज तैयार करना। देखिए यहाँ पर वो पीस पीस करके लुगदी को एक कागज तैयार कर रहा है। ये देखिए ये पन्ना है, ऐसे दिखा रहा है। अब वो पीस पीस करके पतला कर रहा है कि जिसे सूखने के बाद वो पेपर बन जाएगा। जब पेपर बन जाए जिस पे लिखा जाएगा। फिर अब जब पेपर बन गया है तब क्या होगा, जैसे कॉपी आपको मिल गई तो अब लिखने का कार्य। अब ये जो तवारीख है, ये जो इतिहासकार है सुल्तानों के, वो लोग उस पर उसका इतिहास लिख रहे हैं। फिर तीसरा कहता है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग। आपने देखा होगा फूकनी होती है, जैसे आज भी जो आप जाइए तो लोहे वाले जो होते हैं, जहां पर लोहा पिघलाया जाता है वहां पर फूक दबाते हैं, ऐसे करते हवा निकलता है और सब कुछ लोहे पिघलाते रहते हैं। छोटे बता रहे हैं जिसको सभी आप जानते हैं कैसे लोहा पिघलाया जाता है। तो अब जब सोने को पिघला लिया जाता था, तो जैसे आज आप पढ़ते हैं तो बहुत चीजों को क्या करते हैं आप करते हैं हाइलाइटर्स करते हैं। हर एक हाइलाइटर होता है, किसी पॉइंट से हाईलाइट करते हैं कि हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पर बहुत ध्यान देना है। तो उस समय क्या था, तवारीख लोग करते क्या थे कि उन जो चीजें हाईलाइट की जाती थी उनके ऊपर क्या है, सोने को पिघला करके पिघला दिया जाता था। और ये देखिए इसको हाईलाइट किया जाता था कि आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब कहते तवारीख के लेखक कैसे होते थे, जैसे आज के जमाने में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सलाहकार सभी मंत्री होते हैं। मंत्रियों के साथ तमाम आईएएस ऑफिसर होते हैं जो उनको सलाह देते हैं, नई नई नीतियां बनवाते हैं। तो सेम पैटर्न पर ये तवारीख लोग कार्य किया करते थे। न्याय चक्र। अब क्या कहते हैं कि न्याय चक्र के बारे में एक चर्चा कौन कर रहा है, वो लेखक हैं, कौन है, फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से। पहली बात है कि राजा के पास अगर सैन्य शक्ति नहीं तो कमजोर हो जाएगा, हार जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो पहला क्या है, कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्याय चक्र कैसे चल रहा है, न्याय चक्र जस्टिस है ना, जस्टिस साइकिल कि पहला चीज है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। अब जब सैनिक है भाई, सैनिक काम करे तो उनको वेतन चाहिए। अब वेतन चाहिए तो वेतन कहाँ से आएगा, उसके बारे में कह रहे हैं कि वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, जो किसानों से लगान वगैरह या कर के रूप में वसूला जा रहा है, जो कुछ है उससे उनको वेतन दिया जा रहा है। फिर कहता है किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। कहते हैं कि लेकिन किसान भी के पास पैसा रुपया कहाँ से आएगा, जब वो खुशहाल होगा, संपन्न होगा, तभी तो राजस्व देगा। तब आगे क्या कहते हैं, अब देखिए कहने का मतलब कि न्याय चक्र कैसे चलेगा। अब वो अंतिम बातों में अपनी बातों को पूरा कर देते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। मतलब क्या है, जो उनको नियंत्रण करने वाले हैं, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, अगर वो सही रहेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो किसान क्या होगा, किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो अच्छी उपज होगी, अच्छी पैदावार होगा। अच्छा वो लगान देगा तो लगान क्या होगा, वो लगान सैनिकों को जाएगा। जब सैनिक संपन्न होंगे तो मजबूत सेना होगी, जब मजबूत सेना होगी तो राजा मजबूत होगा। वही एक न्याय चक्र है। और इसकी चर्चा किसने किया है, फक्र ए मुदब्बिर। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही रहते रहे हों। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ भी शासन का तंत्र होता है वो राजधानी में होता है ना।
जैसे मान लीजिए अगर यूपी है तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है तो पटना है, देश की राजधानी नई दिल्ली है। क्यों? क्योंकि वहां से एक सेंट्रली केंद्रीकृत तरीके से किसी भी चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो नगर में ही रहेंगे। अगर वो हर जगह घूमेंगे तो प्रशासन की जो केंद्र भूमि है या केंद्र है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो उनका सलाहकार कैसे दे सकते थे? आज के जमाने में तुम्हारी इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी है, तमाम मंत्री के आवास कहाँ होते हैं? भले अपने क्षेत्र के हैं वो सांसद और विधायक, लेकिन उनका आवास राजधानी में होता है। उनके साथ जुड़े आईएएस अफसर कहाँ होते हैं? वो भी राजधानी में बैठते हैं, जो कि प्रशासन में उनके को संभालने में उनका वो मदद करते हैं। तो ठीक कहते हैं कि वे गांव में शायद ही कभी रहते हो, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि गांव में नहीं रहते थे। अरे भाई, क्या ये अफसर वहां पर है तो डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन या जिले का, तहसील का एडमिनिस्ट्रेशन आदमी संभालते हैं ना, कि एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, फलाने हैं। डीजीपी अगर वहां बैठते हैं तो एसपी साहब, एसपी साहब डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। लेकिन ये उनका, लेकिन उस संदर्भ उनका कहना है कि वो लोग गाँव का भी भ्रमण करते थे, जिससे कि उनको मालूम तो हो सके कि एक्चुअली गाँव की समस्या क्या है। अगर गांव की समस्या ही नहीं पैदा होगा तो किसानों की समस्या नहीं मालूम होगा, किसानों की समस्या नहीं मालूम होगी तो क्या हो? किसान जो अगर संपन्न नहीं होगा तो राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? कहां से अच्छा राजस्व आएगा? वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। इनाम क्या है? इनाम पैसा है, आदमी कहते उनको इनाम मिला। इकराम क्या? आतिथ्य का। इकराम को मतलब आतिथ्य, मतलब उनको पूरा सम्मान मिले, अरे फलाने हैं, फलाने हैं, है ना, उनको सम्मान मिले। तो यहाँ पर देखिए, इनाम और इकराम मतलब पुरस्कार और आतिथ्य मतलब सम्मान पाने के लिए आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। अब पहले हमें इसको देख ले कि जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। एक तरह से क्या है, ये राजवंश या वंशानुगत चीजों को बढ़ावा देने की बात थी। उनका कहना था कि कुलीन मतलब अगर वो एक अच्छे परिवार में, एक बड़े और संपन्न परिवार में, अधिकार प्राप्त सब परिवार में पैदा हुआ है, तो उनका ये मालूम होता था जन्म से ही उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये ऊपर वाले ने उनको ऐसे परिवार में पैदा ही किया है कि वंशानुगत उनको अधिकार मिल जाए। ये अधिकार एक्चुअली क्या है? डिवाइन थ्योरी बोलाई जाती है, मतलब सत्ता के दैविक अधिकार को। बहुत यूरोप के देशों में, इंडिया में भी काफी दिनों तक चलता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कि ये मानते थे कि राजा क्या है? ईश्वर का दूत है, भगवान ने उनको बनाया, ये राजा है तो राजा का बेटा राजा हो जाएगा। तो ये क्या है? डिवाइन थ्योरी या दैविक राज्य का दैविक सिद्धांत है, दैविक सिद्धांत है। फिर आता है लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क ऐसे दिया जाता है जैसे कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। भाई देखिए, पुरुष बलशाली होता है निश्चित रूप से, और स्त्रियों को अबला भी कहा जाता है। अबला का मतलब क्या? जिसके पास कम बल हो, है ना, कमजोर होती है। तो उनका ये कहना था कि किसी भी स्त्री को शासन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ही उनको कमजोर बनाया है, शारीरिक रूप से कमजोर बनाया है। इसलिए सत्ता का केंद्र बिंदु जो है वो पुरुषों के पास होना चाहिए। वो पुरुष प्रधान समाज की व्याख्या करते हैं। इसी को कहते हैं कि लिंग भेद। अच्छा, अब क्या कहते हैं, लेकिन कहता कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि तवारीख के लेखक ने जो लिख दिया सभी ने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कई लोग विरोध भी करते थे, लेकिन विरोध करके भी क्या करते, अगर शासन के पक्ष में लिखा है, राजा था, कोई नियम कानूनी था, राजा उनको सजा दे देता। विरोध तो करते थे, लेकिन उनका विरोध ज्यादा तक सफल नहीं होता था। लेकिन अब एक दूसरा विरोध आपके सामने आने वाला है, वह है रजिया सुल्तान की स्त्री। अब देखिए, रजिया सुल्तान के बारे में
मिन्हाज-ए-सिराज के क्या विचार है। मिन्हाज-ए-सिराज का वास्तव में पूरा नाम था मिन्हाज-ए-सिराज जुनजानी। ये कौन थे? इनका जन्म जो है 1193 धूर प्रांत में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है तबकात-ए-नासरी, और इन्होंने जो है नासरुद्दीन महमूद शाह के इतिहास को में फिर उसकी उन्होंने चर्चा किया है, ठीक है। ये मैंने ब्रीफ हिस्ट्री में मिन्हाज-ए-सिराज की बता दिया आपको। अब आइए देखते हैं वो कहते क्या हैं। वो मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार, देखिए मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था, मतलब ये उनके विचार थे। क्या विचार थे? क्या ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, रजिया सुल्तान के बारे में कह रहे हैं कि ईश्वर ने उनको बहुत सब कुछ दिया, सब कुछ उनको काबिलियत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अब चूंकि वो एक मतलब कहता कि वो पुरुषों से किसी तरीके से कमजोर नहीं माना गया रजिया सुल्तान को, लेकिन कहता लेकिन आखिर हुआ क्या, उसके बारे में चर्चा करते। फिर मैं रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा बताता हूँ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक, हाँ, अब देखिए, इसने रजिया सुल्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं पुरुष हूँ, उसने सीधे कहा कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। इल्तुतमिश के और भी बेटे थे, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं थे, लेकिन इल्तुतमिश को मालूम था कि यह जो है क्या है, ये बहुत ही मजबूत है, एक अच्छी शासक बन सकती है, इसलिए इसने लिंग भेद के सिद्धांत को वहां पे नकार दिया, लिंग भेद के सिद्धांत को नकार दिया और रजिया सुल्तान को उसने शासक नियुक्त कर दिया। दूसरी बात क्या है कि अब आप देखिए, रजिया का पूरा नाम आमतौर पे आप लोग नहीं जानते हैं। रजिया का पूरा नाम था जलालात-उद-दीन रजिया, जलालात-उद-दीन रजिया। दूसरी बात क्या है कि इसका हुआ क्या, हश्र क्या हुआ जलालुद्दीन का, कि जब ये सत्ता में बैठी तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, उसने क्या किया था, तुर्की चहलगानी, मतलब क्या था कि तुर्क अमीर जो गुलाम वंश के थे उनकी इसने एक संस्था बनाई थी, एडवाइजरी कमेटी थी, सलाहकार थे, जिसमें 40 गुलाम लोगों की संस्था थी, और उसमें चूंकि गुलामों पर विश्वास करता था इल्तुतमिश कि ये लोग जो है वफादार होंगे, ये एक तरह से एडवाइजर थे। जैसा आपने कभी देखा होगा, कभी क्या आपने देखा होगा, जिस समय हमारे यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो हर समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अफसरों की एक टीम बनाए थे और उनसे सलाह लिया करते थे। वो स्पेशल टीम ही थी जो कि कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए बनाया था। तो इसी तरह के शासन के संबंध में जो है इल्तुतमिश ने 40 जो सदस्यों की जो टीम बनाई थी, वह लोग क्या किए थे, रजिया सुल्तान के खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक विद्रोह कर दिया कि नहीं, मैं नारी को किसी भी तरीके से अपना शासक मानने को स्वीकार नहीं, तैयार नहीं हूँ। रिजल्ट क्या हुआ कि इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब रजिया सुल्तान जो है इनसे लड़ने के लिए वो तैयार हो गई। जब लड़ने के लिए वो तैयार हो गई तो क्या हुआ कि ये भागी वहां से, और कहते क्या है कि जो अस्तबल का अधिकारी था याकूत, जो कि अल्बानिया का था, जो हब्सी था, कहते हैं कि वो घोड़े बैठ कर इनको सवारी सिखाता था, लेकिन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अंत में क्या हुआ, अल्तुनिया एक था, अल्तुनिया नामक वो था, जिसने क्या किया, अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दिया। याकूत की हत्या करके रजिया से स्वयं शादी कर लिया। जब रजिया से स्वयं शादी कर लिया तो उस समय बहराम शाह ने सत्ता की से इसकी लड़ाई शुरू हो गई। बहराम शाह ने इनको खदेड़ दिया। 2 दिन बाद दिल्ली छोड़कर भाग गए कैथल की जगह पे। कैथल में क्या हुआ कि इस रजिया सुल्तान को वहां पे डाकुओं ने हत्या कर दी। दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि रजिया का जन्म जो हुआ था वो बदायूं में हुआ था और उसकी हत्या कहाँ पे की गई, कैथल। माना कि ये पॉइंट दिए नहीं गए, लेकिन मैंने पॉइंट को बढ़ा दिया समझाने के लिए। फिर आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। किसका वंश था आंध्र प्रदेश के वारंगल में? काकतीय।
ये पॉइंट है। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262-1269 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। अब देखिए, रजिया ने सीधे माना कपड़े वे पहनती थी, पुरुषों के तरीके से रहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं पुरुष हूं। लेकिन इस रानी ने क्या किया, हर जगह पे अपना जो स्वरूप है एक पुरुष रूप में दिखाने का प्रयास किया, जिससे लोग कंफ्यूज रहते थे। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 एक रातीन। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया गया होगा। जैसे ममता मुखर्जी को लोग दीदी कहते हैं, है ना, बंगाल के लोगों ने नाम दे दिया, ठीक है। खैर, उसके बाद बहुत चर्चा नहीं करेंगे हम। तो अब यहां पर आपने देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र का कौन है, काकती वंश की था। फिर इसका रुद्रमा देवी, और एक महिला शासक कश्मीर की थी रानी दिद्दा। अब यहाँ पर अंतर वो केवल यही करना चाह रहे हैं कि जहां इन लोगों ने एक पुरुषत्व के रूप में अपने को एक पुरुष के रूप में समाज के सामने का लाने के, समाज में अपने को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, वहीं पर रजिया ने किसी भी तरह का इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। माना कि पुरुषों की तरह वस्त्र पहनती थी, सब कुछ कार्य करती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूं। अब क्या कहता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, ठीक है ना, इन शहरों की चर्चा कर रहा है। इसको क्या आप मानचित्र देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली पहले क्या था, गैरिसन शहर। गैरिसन शहर का भी मैं चर्चा करता हूँ। गैरिसन शहर मतलब क्या है, जैसे आज छावनी होती है ना, तो छावनी के अंदर सेना की व्यवस्था होती है। तो जब शुरुआती दौर में दिल्ली था, तो वहाँ के सुल्तान लोग उसी क्षेत्र में ही अपने को रखते थे, क्योंकि इनको मालूम था कि हम इसी क्षेत्र में सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन बाद में जब साम्राज्य का विस्तार हुआ है, तो वो गैरिसन क्षेत्र, जो सैन्य क्षेत्र था, जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, जैसे कैंटोनमेंट एरिया होती है ना, इसको अलग तरीके से बता दिए, ये लोग अब आगे को बढ़ना शुरू करते हैं और साम्राज्य का विस्तार होता है। लेट अस सी कैसे हुआ है ये। तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों, मतलब जहां पे रहते थे, क्या गैरिसन शहर क्या है, गैरिसन शहर। अब क्या है कि यहाँ पर रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी गैरिसन के। निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे मतलब उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते थे, डर के मारे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब ये चूंकि सैन्य क्षेत्र में ही रहा करते थे, बाहर पर इनको, लेकिन सैन्य क्षेत्र में क्या था, केवल सैन्य टुकड़ियां रहती थी और कोई राजस्व वगैरह की व्यवस्था इनको हो नहीं पाती थी। और भीतरी प्रदेश वो था जो कि शहर का एक समृद्धशाली स्थान था, जहाँ पर जैसे हम लोग होता है बाजार लगती है या जहाँ पर कृषि कार्य होते हैं, उनसे इनका संबंध नहीं बन पाता था। लेकिन अब ये लोग बाहर निकलना शुरू किए, क्योंकि इनकी निर्भरता उसी पर रहती थी। तो अब करते क्या थे, इनके सैनिक लोग या उधर कभी लूट मार करके चलाए, कभी किसानों से पैसा जबरदस्ती वसूला है, और उसी क्षेत्र में रह करके ये आराम से जिंदगी व्यतीत करते थे। लेकिन अब ये लोग भीतरी प्रदेशों से निकले हैं। भीतरी प्रदेशों की व्याख्या भी क्या करते हैं, देखिए, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हो, वही चीजें हैं जो उनको सर्विसेज देते हैं। जहां पर कि उनको सामान, आवश्यक सामग्री मिल सकती थी, वो स्थान क्या था, भीतरी प्रदेश था। लेकिन शासक लोग यहाँ पे पहले जाने की हिम्मत नहीं करते थे, वो सैन्य टुकड़ियों के क्षेत्र में रहते थे। गैरिसन शहर, किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं, हो गया। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहां तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे।
शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने जब साम्राज्य का प्रसार प्रसार किया तो उन्होंने वहां पर भी सैनिक छावनियां बना दिया कि उस क्षेत्र को जो है हम कंट्रोल कर सके। वहां पर उन्होंने उनका जो है एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, लेकिन वो काफी दूर रहते थे। वो कभी कभी जो गैसन क्षेत्र के अधिकारी थे वो अपने को राजा घोषित कर देते थे, सामंत टाइप के थे, है ना, इख्तियार पे उन्होंने घोषित करते कि मैं शासन हूँ। आप अब उनको कंट्रोल भी कोई कैसे करे, उतना दूर था, कोई समस्या आज तक की व्यवस्थाएं थी नहीं। इसलिए दिल्ली में जो बैठा सुल्तान था उसके लिए आए दिन समस्याएं पैदा हुआ करती थी और शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती थी। सूबेदार वही कर रहा है जो सूबेदार कौन है, जो गैसन क्षेत्र को कंट्रोल कर रहा है। और पश्चिमोत्तर प्रांत से अफगानिस्तान का भी क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र से, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो बार बार इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन अब आगे क्या है, वो बलबन की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, साथ साथ तो एक चीज और भी कहते हैं कि मौसम भी, तो मौसम कभी कभी खराब हो जाता है तो कहीं से भी आता है, या संचार भिन्न हो जाता है। वो हमेशा होता है, किसी भी क्षेत्र में आज भी होता है। तो मौसम खराब हो गया, बाढ़ आ गया, उसका क्या गया, मतलब मौसम की समस्याएं जो हैं दूसरे क्षेत्र से संपर्क को हमेशा काट देती हैं। ये कोई नई बात नहीं रही है। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इन चुनौतियों के चलते अपने शासक, ठीक है। अब वो कहता क्या है कि इन चुनौतियों को सामना करने में सबसे पहले किसने एक रास्ता दिखाया, वह था गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा मोहम्मद तुगलक। अब वो देखते क्या कहते हैं। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के कारण गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, गैसन क्षेत्र के आसपास जो भीतरी प्रदेश थे जहां से भी किनको वस्तुएं मतलब आवश्यक सामग्री या सेवाएं मिलती थी वो निर्बाध रूप से काम कर सके, उसने क्या किया, आसपास के जो जंगल थे उनको काटा, सुगम रास्ता बनाया, सब कुछ किया, जिससे कि अगर कोई मौसम की भी समस्या है या वो विद्रोह भी करता है तो आसानी से हम उस समस्याओं से निपट सके। शिकारी संग्राहकों तथा उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। पर्यावास के बारे में हम पहले पर पढ़े हुए हैं। मतलब आसपास जो भी केंद्रीय सत्ता को लगता था कि वहां तक पहुंचने में, सुदूर क्षेत्रों में पहुंचने में जो भी बाधाएं थी उसको उन्होंने समाप्त करना प्रयास कर दिया। उसका मूल तात्पर्य यही है। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरसन शहर और शहर बनाए गए। अब वो कहते हैं कि जब जंगलों की सफाई हुई, कृषि योग्य भूमि अधिक हो गई, तो अब ये किसानों को दे दिया गया। अब किसानों की वजह से बीच बीच में आबादी भी बननी शुरू हो गई, है ना, और साथ ही साथ क्या है, राजस्व में भी वृद्धि होनी शुरू हो गई, जो कि केंद्रीय सत्ता के संपन्नता का एक आधार बना। और साथ ही साथ इन्होंने सैन्य व्यवस्था को भी हर जगह पे इन्होंने सैनिक छावनियां या गैरसन शहर की स्थापना करते गए, जिससे कि उन पर नियंत्रण करना इनका आसान रहे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अब देखिए सल्तनत में पहली बार जो है अलाउद्दीन खिलजी का वो कह रहा है कि इसने क्या किया, दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान करना शुरू किया। ठीक है, दक्षिण भारत तरफ इसने अभी तक तो पश्चिमोत्तर प्रांत या उत्तरी भारत में थे, अभी दक्षिण की तरफ भी बढ़ना शुरू किए हैं। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया। इसने शुरू किया, पीक पे कब पहुंचा, मोहम्मद तुगलक पे।
इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लिए। मतलब क्या था, साम्राज्य तो बढ़ाया, अब लूटपाट करके केंद्रीय शासन को इन्होंने काफी संपन्न बना दिया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत में तक इस उपमहाद्वीप की एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। उसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। यहाँ पर मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए इसके कार्यकाल में, मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में सूबेदारों को कौन सा अधिकार दे दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। तो इसके कार्यकाल में मतलब उनको क्या किया गया कि एक न्यायाधीश का भी इनको, या काजी बोलते हैं या जज कहिए, उसका भी अधिकार इनको दे दिया गया। साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, कलेक्टर का भी काम करते थे, कलेक्शन का भी काम। कलेक्टर मतलब क्या है, जो कलेक्ट करता है, राजस्व वसूली का भी कार्य करते थे। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और प्रभावित था, अब ये देखने की बात है। अब देखिए क्या कहता है अलादीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, जिसके बारे में हम कर रहे हैं। अलादीन खिलजी देखो दिल्ली से जाता है, इस सन में वो यहाँ गया, इस सन में 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 यहाँ तक वो आया है। इसको आप अपने मानचित्र से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो का बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए फिर स्थापत्य आ गया, आर्किटेक्ट आ गया। आर्किटेक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान सुनिएगा जहां भी आएगा, इसीलिए मैं तो आज तो डिटेल चर्चा करता हूं। क्योंकि आर्किटेक्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपटीशन में पूछा जाता है, मालूम तो है कुतुब मीनार क्या है, ताजमहल क्या है, लेकिन इसकी बारीकियां क्या है, इसकी जब हम नहीं चर्चा करते कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तब वही पर हम चारों कांड चित्र आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा इसके ब्रीफ में चर्चा करते हैं थोड़ा। अब देखिए कहता है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, ये देखिए मीनारें हैं, ये मस्जिद बनी हुई है, देखिए मस्जिद है, ये पूरी मस्जिद है, इसकी मीनार ये है। तथा उसकी यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। क्या कहता है, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। अभी देखिए इस जामा मस्जिद की बात करता है, ठीक है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कोहना क्या कहा गया है, दहली ए कोहना, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। क्या मतलब, पुराना शहर कहा गया है। दहली ए कोहना का तात्पर्य क्या है, पुराना शहर। इस पॉइंट को याद करिए। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने और विस्तार किया। मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है ना। अब इस मस्जिद का कुव्वत अल इस्लाम जो मस्जिद है, ये 1197 कहता है ना, 12वीं शताब्दी के 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था, इसको बनवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह जो है हिंद और इस्लामी संस्कृति का एक क्या है, एक अद्भुत नमूना है, ठीक है। अब देखिए कहते क्या है कि मस्जिद क्या है, कह रहे हैं कि यह अरबी का शब्द है। देखिए अरबी का शब्द है मस्जिद, उर्दू में मत समझिएगा, हिंदी नहीं है, क्या किसका शब्द है, अरबी है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना मतलब इबादत या प्रार्थना में सजदा क्या होता है, सजदा क्या, घुटने और माथा को टेक कर करते हैं,
घुटने और माथा को टेक करके जब सजदा करते हैं तो उसको कहते हैं सजदा। और वो जो आराधना करते हैं जो जगह होती है दैट इज नोन एज मॉस्क और मस्जिद। और मस्जिद जो अरबी का शब्द है। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा आज भी होता है कि जामा मस्जिद में शुक्रवार की जो नमाज मुसलमानों ने एक साथ पढ़ा, वही चीज कर रहे हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम। इमाम का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? इमाम किसको कहा गया है? नेता। वो कौन सा नेता है? किसी पार्टी का नेता नहीं है। वह है जो कि कुरान के बारे में या मुसलमान मजहब के बारे में जानकारी रखता है, वह नेता इमाम कहलाता है। इस नेता का तात्पर्य नहीं है कि किसी पार्टी का नेता है। चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। खुतबा क्या है? धर्म का उपदेश है ना, धर्मोपदेश। मतलब जो उनके धर्म में जो चीजें लिखी गई हैं, शुक्रवार को वही नेता, वही इमाम इनको इन चीजों को पढ़वाता है कि इस्लाम में क्या कहा गया है और आपको कैसे करना है। ये काम जामा मस्जिद में शुक्रवार को सामूहिक रूप से किया जाता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अब यहाँ पर जितनी भी मस्जिदें जैसे भारत में आप देखेंगे, सबको आप देखेंगे सामने के अंदर अगर कोई मस्जिद जाए सामने दीवार होती है तो कोई मूर्ति होती नहीं, मूर्ति पूजा करते नहीं है। उसकी दिशा जो होती है मक्का की तरफ होती है, क्योंकि मुसलमान लोग ये मानते हैं कि हम जो है मक्का जो अरब में है, हम उसको कल्पना करके या जो भी कैसे करते हो कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं। और उस जगह को क्या कहा जाता है? किबला कहते हैं ना। उस दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किबला क्या है, इमाम क्या है, जामे मस्जिद क्या है, शुक्रवार की नमाज कौन पढ़ाता है, कैसे सब चीजें। अब देखिए बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद यहां पर है। देखिए यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, किसके राज्यकाल में? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पना विश्व की शरण स्थली का मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई है। मस्जिद एक में जहां पना ढूंढिए। अब क्या होता है? दुनिया का अभ्यारण होता है। जहां का पना, जहां मतलब क्या है? सारे जहां, सुने हैं ना, मतलब विश्व। पना जहां पर कि उनको शरण मिल सके, दैट इज नोन एज जहां पना। उसे बनाया था कि जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है वो आकर के यहाँ पे रहे, उनके लिए हम सब व्यवस्था करवाएंगे। और वो किसने किया था इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और उसने जो है इसी को अपनी नई राजधानी बनाया था। ये पॉइंट है। बेगमपुरी मस्जिद इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोहम्मद तुगलक ने, और नई राजधानी जहां पना। ये पॉइंट क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए फिर है, दिल्ली के सुल्तानों ने अपने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षा होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक 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 भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। अब वो जामा मस्जिद में क्यों करते थे? उन्होंने हर क्षेत्रों में मस्जिद बनवाया। और हर मस्जिद में देखिए क्योंकि अभी इस्लाम जो है फल रहा था। अलग काफी लोग जो है इस्लाम को मान रहे थे, चाहे जैसे भी मान रहे हो, मतलब इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। तो अब क्या है कि काफी लोग उसमें नए भी थे, अनेक अनेक वर्ग से आते थे। तो जब इमाम इनको इबादत करवाता था, खुतबा पढ़वाता था, धर्मोपदेश दिलवाता था, तो ये माना जाता था कि वो एक साथ सबको प्रशिक्षित कर रहा है। समझिए कि तरह से वो टीचर हो जाता था। इसी उद्देश्य से इन्होंने हर जगह जगह पे मस्जिदें बनवाई, जहां से कम लोग हर दिन अपने घर पे भले नमाज पढ़े, लेकिन शुक्रवार को एक साथ नमाज पढ़े, जिससे कि उनके अंदर एक समानता का बोध हो और समान तरीके से उनको जो है इस्लाम धर्म के बारे में बताया जा सके।
अब आता है मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद के बारे में अब चर्चा वो कर रहे हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी के शासन काल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। इनके जो थे मियाँ भुइया थे, है ना, मंत्री थे, वजीर थे। इसको मोट की मस्जिद कहते क्यों हैं? मोट एक दाल होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं दाल मोट, कभी कभी लोग दाल मोट कहते हैं, एक्चुअली वो दाल मोट है। मोठ जो होता है एक तरह का दाल है, और यही कारण है कि जो भुजिया बनती है कहते हैं कि अजमेर का है, ये है वो है। जो कुरकुरापन जो अजमेर या राजस्थान की भुजिया में हो जाएगा, यहाँ बनाएंगे कभी नहीं होगा। खैर उसका हम भुजिया बनाने का तरीका नहीं बता रहे हैं आपको, यहाँ पे आप देखिए क्या है। तो कहते हैं कि मोठ की मस्जिद, मियाँ भुइया ये इनके वजीर थे। कहते क्या है, माने किवदंती, माना कि सही है गलत है क्या है, क्योंकि इस्लाम में माना जाता है कि बिना किसी श्रम के, बिना किसी काम के अगर कुछ काम खाते हैं तो उसको वो हराम मानते हैं। कहते हैं बिना किसी काम के एवज में अगर आपने कुछ खाया है तो वो क्या है, वो हराम है, और काम करके खाएंगे उसके बदले में तो वो हलाल है। ठीक है, तो कहते क्या है कि इनके जो वजीर थे सिकंदर लोदी के, इन्होंने अपने खुद क्षेत्र में क्या क्या मोठ की दाल उगाया, और उस मोठ को इन्होंने मार्केट में बिचवा दिया। बेचने से जो फायदा हुआ, जो पैसा मिला, उस पैसे से इन्होंने जिस मस्जिद का निर्माण करवाया वो क्या कहलाया, वह मोठ की मस्जिद कहलाई। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में, ध्यान दीजिएगा 1520 सन नहीं बता रहा कि आखिरी दशक में। आखिरी दशक का मतलब क्या है, जिसमें कि बाबर यहाँ पर आ चुका था 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद, उसके बाद की चर्चा कर रहे हैं, उसी समय की चर्चा कर रहे हैं। कहते क्या है कि ये बनाया गया, ये मस्जिद है, यहां पर देखिए झरोखा बनाया गया है। भारत में झरोखा परंपरा की पहली शुरुआत इसी से मानी गई है। और इसको जमाली कमाली क्यों कहते हैं? जमाली क्या थे, एक मौलाना थे, हजरत, है ना, और इनके सम्मान में बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। और कहते क्या है कि जब मौलाना या हजरत जमाली मर गए तो क्या हुआ था कि 1536 में, 1536 में इसी के आंगन में इनको दफना दिया गया था। तो कई पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए, जमाली कली का मस्जिद, झरोखा, और फिर मौलाना जमाली कमाली, और किसने बनाया, सब पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है फिर भी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। निश्चित रूप से क्या है कि दिल्ली अब बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया, तो सूबेदार या जो स्थानीय शासक थे उनके अंदर में एक कोऑर्डिनेशन, मतलब एक समन्वय स्थापित करना केंद्रीय शासन की बहुत बड़ा रोल था, या उनके लिए वो चीजें होनी चाहिए थी जिससे कि वो सबको बांध करके रख सके। कहने का मतलब यही है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इल्तुतमिश जो गुलामों को ही सूबेदार नियुक्त करता था और इन पर भरोसा करता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। फारसी में इन गुलामों को क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बंदगान। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्हें राज्य के बहुत कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इससे सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब क्या था, उनको मालूम था कि अगर ये जो गुलाम हैं इन पे उससे भरोसा किया, इन्हों को तमाम सूबेदार या महत्वपूर्ण पदों पर बनाया, क्योंकि जानते थे कि उनकी निर्भरता मुख्य सुल्तान पर है। और उन सूबेदारों को भी, बंदगान को भी मालूम था कि हमारा केंद्रीय कंट्रोल वहां पर है, इसलिए उनके प्रति भी वफादार होते थे। इसलिए इनके महत्वपूर्ण पदों पर, हर महत्वपूर्ण पदों पर इनकी नियुक्ति की गई थी।
अब देखिए उन गुलामों के बारे में चर्चा कर रहा है, इसको हम तेजी से पढ़ेंगे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा, मतलब बंदगा की बात कर रहा है, बंदगान की, आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। कह रहे हैं कि अब आप किस्मत वाले हैं कि आपको इतने वफादार गुलाम मिले हैं, तो इनको समझे बेटे ऐसा मानिए, क्योंकि आपको संरक्षक सॉरी, ये आपको हर तरीके से सुरक्षा देने के लिए क्या है, क्या है ये, हर तरीके से सुरक्षा देने के लिए कॉम्पिटेंट है, मतलब उनके अंदर वो क्षमता है। खलजी तथा तुगलक शासन बंदगान का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन राजनीतिक स्थिरता भी पैदा होने लगी। अब देखिए ऐसा होता है, प्रकृति का नियम है, अगर आप किसी छोटे आदमी को घर पे बैठाकर सम्मान दीजिए, वो आपसे बहुत खुश होगा, वो आपका बहुत वफादारी करेगा। अब किसी बड़े आदमी को करेंगे तो वो आपको बिल्कुल नहीं सम्मान देगा, वो सोचेगा कि यार ठीक है, वो कभी सोचेगा ही नहीं कि आपने उसको सम्मान दिया है। शायद ही हो कोई ऐसा उच्च व्यक्तित्व वाला होगा जो कि सोचेगा, नहीं तो उसको लगेगा कि वो तो उसका अधिकार था, दैट वाज हिज राइट, तो बड़ा आदमी था, उसको आपने सम्मान तरीके से दिया, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि कुछ इसमें भी निकम्मे पैदा होने लगे, कुछ क्या थे, वफादारी छोड़ने लगे, इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। और साथ ही आश्रित शब्द की व्याख्या आपको पहले भी मालूम है, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षक में रहता हो, उस पर निर्भर हो, वो आश्रित होता है। इसको आप सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये शब्द आज भी चलता है। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण देने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ये देखिए क्या है, यही दिखा रहा है कि इन्होंने क्या है, चमचागिरी वाला काम किया है कि ये बार बार ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर अस्थिरता कैसे आ रही है। मान ली राजा है, अब राजा के साथ और लोग भी जुड़े हैं, माना उनका बेटा ही है, तो जब बेटा है तो बेटा अपनी व्यवस्था खुद कर रहा है, राजा का बेटा, या तमाम सुविधाएं अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो राजा हटा, तो अब राजा के हटने के बाद जो दूसरा आया, वो उसकी व्यवस्था अलग हो जाती है। जैसे सरकार बदलते ही तमाम आईएएस अफसर पीछे सब तो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी वफादारी जो होती है वो उस मंत्री या मुख्यमंत्री के प्रति रहती है। आज भी देखे होंगे जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, तमाम अफसरों को हटा दिया जाता है। तो इसी तरीके से इनके साथ भी होता था कि इनके वफादार तो होते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही जो उनके पूर्व के सत्ता अधिकारी थे, उनके प्रति इनकी आस्था खत्म हो जाती थी। और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे, कहते थे कि यार इन छोटे लोगों को क्यों बड़े पदों पर बैठाए हो, इनको हटाओ, ये निचले लोग हैं, जैसा कि फारसी तवारीख लोग किया करते थे। हाँ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बेचने वाले और बनाने वाले और बेचने वाले, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनखा तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पिया नामक मालवियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की अक्षमता करने के उदाहरणों के रूप में किया है। अब इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो है, इनकी चर्चा करता है, कहता है कि ये इसका तो बुद्धि भ्रम हो गया, भ्रष्ट हो गया था। ये जब छोटे और नीच लोगों को जो है ऐसे उच्च पदों पर बैठाएगा तो शासन प्रशासन तो निश्चित रूप से खराब हो जाना है। वो इसी बात को कह रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, जिनकी भी चर्चा किया गया है, जिन नामों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से कई प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न प्रकार के आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता क्या है? अब देखिए, इक्ता क्वेश्चन है। जैसे कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको बना दिया गया और उनके मालिक को सूबेदार कहा दिया गया, इक्ता कर दिया, और सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ दी जाती थी। वो इक्तादार होते थे, या छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे उनके मालिक को क्या कहते थे? सूबेदार भी कहते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति भी कहलाते थे। क्या है? मुक्ति भी कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। अब ये कह रहे हैं कि इक्ता को उन्होंने नहीं बताया कि आपको इक्तादार बना दिया गया है तो अब आप हमेशा के लिए आप इक्तादार या मुक्ति हो गए हैं। उनको जो अधिकार दिए गए इनकी चर्चा तो कर ही रहे हैं। वो कहते हैं इनका स्थानांतरण भी किया जाता था। क्यों? क्योंकि एक जगह पर रहने पर निरंकुश हो जाते, इसलिए ये इनको भी मालूम था कि अगर न्यायपूर्ण तरीके से स्थानीय शासन नहीं संभालेंगे तो हमारे विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा, हमको हटा दिया जाएगा। तो उस हिसाब से ये भी न्यायप्रिय कार्य करने के लिए मजबूर थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। अब देखिए, जैसे आज के ज़माने में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में लेखा अधिकारी नियुक्त होता है, अकाउंटेंट भी होते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम होता अफसर है वो सरकारी धन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। इसीलिए मुक्ति को जो शासन द्वारा था कि आप इतने ही राजस्व वसूली करेंगे, ऐसा नहीं कि किसानों को उत्पीड़न करेंगे। वो इनको देखता था कि नियम के अनुसार ही कर की वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है। और जो संख्या निर्धारित थी, जो केंद्रीय शासन ने सुल्तानों ने बताया था कि आपको इसके बदले में इतनी सेना रखनी है और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियान में हमारे साथ चलना है, तो क्या वह उसके अनुरूप कार्य करते थे कि नहीं करते थे। इसलिए लेखाकार का भी एक तरह से लेखाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब देखिए क्या कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या भू राजस्व का निर्धारण और वसूली ये इसने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इक्तादारों पर निर्भर नहीं रहा। वो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं भी उन्हें कर चुकाने का बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन के पैमाइश की और इसका हिसाब किताब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। अब कहते क्या है, तो अब केवल प्रशासक रह गया जो कि डिटेल सर्वे करता था कि यहाँ पर कृषि की जमीन कैसी है। ऐसा नहीं कि सबसे बराबर को वसूला जाए। पता चला जमीन अच्छी नहीं, आप कह रहे हैं कि उनसे भी उतना ही वसूला जाएगा, इनसे भी इतना ही वसूला जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, प्रशासक से कहा कि आप इसका सर्वे करिए, बताइए कहाँ से कितना लगान वसूलना है और उसी के अकॉर्डिंगली उसी के अनुरूप उनसे वसूला जाएगा। अब क्या कहते हैं आगे उसको देखते हैं। हमें कहते हैं कि 3 तरह के कर थे। कृषि पर इसको क्या कहा जाता था, जिसे खराज कहा जाता था और किसान की उपज का लगभग 50% होता था। कृषि कर को क्या कहते थे, खराज कहते थे, जो कि किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तथा मवेशियों और घरों पर, इसको आपको नोट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा खराज क्या है और इसके डिटेल, क्योंकि मैं बार बार बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही सीमित रहता था। सुदूर क्षेत्रों को नियंत्रण करना मुश्किल था उनके लिए। जब ये जाते थे सैन्य अभियानों में, वो कहते ठीक है भैया, मैं तो आपको शासक मान रहा हूँ, मैं आपकी बात को मानूंगा। लेकिन फिर जब वो वापस लौटते थे फिर अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, मनमानी करते थे। और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के लोगों ने तो स्वयं में अपने को घोषित कर लिया कि आप मेरे शासक नहीं है, मैं स्वयं का शासक हूँ। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी, अब देखिए इब्न बतूता कौन है, ये मोरक्को का यात्री, छोटे बता देते हैं। ये मध्यकाल में इसने किताब लिखा है, उसका नाम है रहला, जिसको कहते हैं यात्रा का वृत्तांत। ये जब 21 साल की उम्र में था, इसने सबसे पहले हज की यात्रा किया। हज की यात्रा के साथ ये हर जगह घूमते हुए भारत पहुंचा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने सुना था, उनके दरबार में गया और इससे खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसे वहां का काजी, मतलब न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, न्यायपूर्ण, क्योंकि माना जाता था कि यह इस्लामिक कानून शरिया का जानकार है। ठीक, 7 वर्षों तक रहा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के क्या है, उसके सख्त रवैये से ये बहुत डरता रहता था कि वो कभी कभी किस तरीके से सजा देता था। इसने भागने का लिए प्रयास शुरू कर दिया था और अंततः वह यहाँ से भाग भी निकला। अब भाग निकलने के बाद ये तुरंत फिर ये मोरक्को गया और मोरक्को के शासक ने अपने वजीर को बताया कि इसके यात्रा वृत्तांत को सुनो, और उसका जो संकलन है अरबी भाषा में वही कहलाता आता है रहला, या कहीं रहेला भी कहा जाता है, तो जर्नी। ठीक है, ये अभी इब्न बतूता की किताब के बारे में मैंने छोटी चर्चा किया। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इब्न बतूता ने भारतीय सती प्रथा, डाक व्यवस्था और यहाँ के कृषि योग्य भूमि के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चट्टाने उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता। देख क्या इंपॉर्टेंट, किसने क्या लिखा है, ये किसने चर्चा किया, इब्न बतूता ने किया है रहला में, कि भारत में बांस पोला नहीं होता। ये सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले के प्राचीर का काम करते हैं। इसके दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। वे सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। अब वो कह रहे हैं कि बांसों की चर्चा कर रहा है कि बांसों से किस तरीके से स्थानीय सरदार लोग अपनी किलेबंदी करते थे, और इसकी चर्चा किसने किया है, इब्न बतूता ने। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसक्सियाना को आज कौन जगह का नाम है, आज आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र ही बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। मतलब फिर दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का कैसे सामना किया। वो कहता है कि तमुजिन
मंगोल शासक कौन? चंगेज खान। वास्तव में चंगेज जो मंगोल थे पहले बुद्ध थे, बाद में जब इस्लाम के प्रभाव से मुसलमान हो गए तब इनकी क्रूरता का वर्णन कर रहा है कि इनके डर से जो है किसने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को क्या करना पड़ा और वो कैसे इनसे निपटे हैं, वो उनकी चर्चा आगे कर रहे हैं। अब देखिए दोनों के दो तरीके बता रहे हैं कि मंगोल शासकों से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया। पहले हम इसको चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 2 बार हमले हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1291 1300 और 1302 1303 में इसके शासनकाल में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की, मतलब 2 बार हमला हुआ इसके शासनकाल मंगोलों का। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरसन शहर बनाया। किसने बनाया था गैरसन शहर? अलाउद्दीन खिलजी ने। गैरसन शहर सैन्य छावनी, ठीक है। सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती के पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया है। तो अब चक्कर है कि जब सैन्य व्यवस्था विशाल सेना है तो उनके लिए कैसे व्यवस्था किया गया। वो कह रहा है कि गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती के पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर तौर पर तय कर दिया गया। मतलब क्या है, कर वसूली अधिक कर दिया गया है जिससे कि विशाल सैनिकों का हम मेंटेन कर सके। तीसरी चीज क्या है, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया, इक्तादारी से हटा दिया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अब इसका जो बाजार नियंत्रण है ना, अलाउद्दीन का उस मध्यकाल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि उसने बाजार पर चीज़ों को कैसे बाजार पर नियंत्रण किया था और वो उसने ऐसा कर दिया था कि जिससे उसकी सैन्य व्यवस्था में कहीं भी कोई समस्या ना पैदा होने पाए। अच्छी चीज़ें तो लिखी हुई हैं। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों को खतरे का सामना करने के लिए खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक क्या कर रहे हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। देखिए इसने मंगोल सेना को हरा दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली और एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। इंपॉर्टेंट क्या थी, जहां अलाउद्दीन जो रक्षात्मक है कि मंगोलों से बचाव हमको करना है, वहीं पर इसने कहा ट्रांसक्सियाना पर ही हमला करें और मंगोलों को वहीं पर हम बर्बाद कर दें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोनों ने कैसे निपटाया मंगोलों से। नया गैरसन शहर बनाने के लिए स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में, देखिए क्या कहता है, हर जगह पर नया गैरसन नहीं बना रहा, वो कह रहा है दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना के निवासियों से खाली करवा करके वहां सैनिक छावनी बनवा दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अब यही है, कहते हैं कि इसके पागलपन की सीमा थी कि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, उसकी सोच बहुत अच्छी थी, बहुत हम चर्चा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन वो दूरदर्शी नहीं था, वो उसके परिणामों को नहीं जानता था। इसने निवासियों को खाली कर दिया कि कंटेनमेंट एरिया बना देंगे, सैनिक छावनी बना दिया और कहा भैया सब इनको ले चलकर दिल्ली ले चलो और दौलताबाद ले चलो। कहाँ दक्षिण में दौलताबाद कहाँ ये। अब उसकी वजह से इसकी नीतियों को कई नीतियां इसकी ऐसी थी जिसकी वजह से फेल माना गया, यह पागल बादशाह कहा गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाका में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में
अकाल भी पड़ा। अब देखिए इसके शासनकाल में एक अकाल की भी चर्चा हो रही है ना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमत पर नियंत्रित करने के लिए उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर्क इस टोकन मुद्रा के रूप में ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी आसानी से बनाए जा सकते थे। जैसे आज हम कागज का रुपया लेते रहे, नोटबंदी हुआ, उस पर क्या है, सांकेतिक मुद्रा ही है ना। नोटबंदी हुआ, वो क्या हुआ, तुरंत कबाड़ा हो गया, वो कागज का टुकड़ा क्यों लगा कि भाई अब नोटबंदी हो गई, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, इसने सोचा कि सोना चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं को बचाया जाए। इसने क्या किया, कहा कि ये सस्ते धातु का मुद्रा बनाइए, ये सांकेतिक मुद्रा के रूप में काम करेगा। लेकिन लोग चालाक थे, उन्होंने क्या किया, सोने चांदी के जो सिक्के चलते थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने का बहुमूल्य धातु के रूप में, और उनके बदले चूंकि आज एक सामान्य धातु के बनता था, उसके जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। इससे उसकी यह व्यवस्था भी फेल हो गई। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल है, इसीलिए कहते पागल। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने के इरादा छोड़ दिया। तुरान पर हमला करने के लिए सोच रहा था, लेकिन यहाँ कश्मीर ही पर आक्रमण इसका विफल रह गया। अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, अपनी विशाल सेना को भी देखिए भंग कर दिया है ना, जो कि इसने मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए बनाया था। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से बहुत लोग नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल पड़ा। इसके कार्यकाल में विक्षुब्ध होकर जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, ठीक है। यहाँ अलाउद्दीन का बल प्रत्यक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था, जिसकी चर्चा हमने कर दिया है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत अब इनके स्वरूप को बता रहा है। तालिका एक को फिर से देखो, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। कहां पर स्वतंत्र शासक खड़े हुए थे, वो इनकी चर्चा कर रहा है, ये आपको नोट करना है। इनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। अब इनका वो चर्चा कर रहा है कौन कौन से स्थानीय स्वतंत्र शासक उभरे, ये आपको नोट करना पड़ेगा इस कार्यकाल में, ठीक है। अब इसी में अफगान और राजपूतों की भी चर्चा कर रहा है। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ राज्य छोटे होते थे पर बड़े शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 और 1545 में ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चल करके उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556 तक को चुनौती दे डाली। शेर शाह ने दिल्ली पर अपना अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त कर दिया। किसकी चर्चा कर रहा है ना, देखिए चुस्त कर दिया था। ये एक्चुअली वास्तव में जो डाक व्यवस्था की चर्चा कर रहा है। महान सम्राट अकबर
1605 में जब मुगल साम्राज्य की समेकित किया तो वह उससे अपने प्रतिमाम के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि शेर शाह सूरी जो था, इसका बचपन का नाम फरीद था। एक बार इसने बचपन में अकेले ही शेर को मार डाला था, इसीलिए वहाँ के जो शासक थे, जो मतलब स्थानीय जागीरदार थे, उसको नाम शेर शाह कर दिए थे। और ये सूर्यवंश का था, इसे इसको शेर शाह सूरी करते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए अकबर ने भी इसकी शासन व्यवस्था को अपनाया था। और ये है देखिए 2 बार इकरा किसको हराया गया है ना, 2 जगह पे। कहां पर? जब पहले आया है तो यहां पर 29 जून 1539 को से चौसा में है ना, चौसा गांव जो है ये बक्सर जिला जो है, बक्सर जिला ये बिहार में है, वहां पर हरा है। फिर दूसरी लड़ाई 1540 से बिलग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध है, उसमें भी इसने हुमायूं को डिफीट किया। उसके बाद ही ये हुमायूं जो है 1555 में लौट आ पाया दोबारा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एनसीईआरटी हर समय जब भारत की चर्चा करता है तो उसके समकालीन विश्व में क्या होता है उसकी भी वो चर्चा करते हैं, वो चीज यहाँ पर करता है। 3 श्रेणियां, ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियां क्या है? ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। इसके अनुसार समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया था, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। ये यूरोप की बात कर रहा है। वहां के 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इसका उपयोग करता था। देखिए पहले से तो नाइट पैदा हो गए। अब फिर कहता नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहें। मतलब नाइट क्या करें? लड़ाई झगड़ा करते रहे, अपना योद्धा का काम। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ईसाई धर्म को जब ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कहते हैं कि इनका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था इस वर्ण को बनाने के लिए, नाइट को पैदा करने का, कि इनको जो इस्लाम तेजी से फैल रहा था उन पे अंकुश लगाया जाए। इसीलिए देखिए वो यरूशलेम की भी चिंता करते हैं, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों में एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड जैसे धर्मयुद्ध, जिसको इस्लाम में भी क्या होता है वो कहते हैं जिहाद करते हैं हम, वैसे यहाँ पे धर्मयुद्ध। लेकिन यहाँ धर्मयुद्ध क्या है? मुसलमानों से मुक्ति पाने के लिए किया जा रहा है। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों में ने नाइटों के हैसियत को पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। अब देखिए यहाँ पर हम टॉपिक को ये कहते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ तो आसाम व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर जो है पोप जो पादरी थे, ईसाइयों ने किस तरह की व्यवस्था किया था वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नाइट का बहुत उल्लेख करते हैं कि पहले लड़ाई झगड़ा करने के लिए कौन जाता है? जो आर्थिक रूप से विपन्न था, कमजोर था। लेकिन धीरे धीरे योद्धा के रूप में आने लगे फ्रांस में, और जब ये योद्धा के रूप में आने लगे तो जो इनका समाज में एक सम्मान बढ़ गया। तो जो कुलीन वर्ग थे, जो कि इससे संबंधित नहीं थे, जो कि इस पर नहीं जाया करते थे, इनको भी कहता था कि मुझे नाइट कहा जाए, क्योंकि हर एक आदमी सम्मान की अपेक्षा करता है। आशा है कि हमने इस वीडियो में आपको कुछ काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश किया है, और वो चीज़ें जो कि बहुत यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनको मैंने तेज़ी से जानबूझकर पढ़ा है जिससे कि समय बर्बाद ना हो। और जिन पॉइंट पे हमें मालूम है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पॉइंट पे मैंने ज़्यादा समय दिया है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय।